तो आज हमारा जो चैप्टर है हाई स्कूल का 2 चर में रैखिक समीकरण, तो मैं बुक लेके पढ़ाऊंगा। बाकी आपको पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा जो आपको क्लियर ना हो, क्योंकि बहुत सी चीज़ें आप कितना भी रटें ना तो दिमाग से निकल जाती है। तो इस वजह से जो है हम लोग थोड़ा सा बुक का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो बाकी क्वेश्चन तो अपने से ही करना होगा, जो थ्योरी पार्ट है उसके लिए हम लोग बुक की हेल्प लेंगे, ठीक है गोकुल। चलो शुरू करते हैं। तो हमारा चैप्टर है 2 चर में रैखिक समीकरण युग्म। 2 चर में रैखिक समीकरण युग्म। 2 चर में रैखिक समीकरण युग्म। अच्छा, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसको इंग्लिश में कहते हैं अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल। अब सवाल सबसे पहले ये उठता है, ये है क्या ना, तो इसके नाम में ही इसका काम छुपा हुआ। देखिए कैसे। पहली बात 2 चर, तो सवाल उठता है कि चर और अचर क्या होता है ना। तो अब सुनिए मेरी बात। पिछले वीडियो में हमने, या पिछले जब भी हम क्लास कर रहे थे कोचिंग में, बताए थे आपको कि चर क्या होता है और अचर क्या होता है। चर एक ऐसी राशि होती है जिसका मान जो है हमेशा बदलता रहता है, और अचल एक ऐसी राशि होती है जिसका मान फिक्स होता है। चर को हम लोग ABCD से लेकर Z तक की कोई भी अक्षर होंगे उनसे डिनोट करते थे, और अचर को हम लोग कोई नंबर ले लेते थे, √2, √3, 1, 2, 3, नेचुरल नंबर, होल नंबर, ये सब क्या होते थे? अचर। तो अच्छा, एक बात हमको समझ में आई कि 2 चर, इन्होंने एक कॉन्सेप्ट यूज किया है, 2 चर। क्या यूज किया है? 2 चर। तो 2 चर होने चाहिए। AB हो सकता है, BC हो सकता है, CA हो सकता है, XY हो सकता है, ठीक है। तो जब भी होगा TU हो सकता है, PQ हो सकता है, 2 चर होने चाहिए। कैसे चर? कितने चर होने चाहिए? 2 चर होने चाहिए, ठीक। अब मेरी बात सुनिए। तो 2 चर, अच्छा रैखिक समीकरण की बात करें, 2 चर तो वही समझ में आता है कि 2 चर होने चाहिए। रैखिक समीकरण क्या होता है? रैखिक समीकरण क्या होता है? देखिए, रैखिक समीकरण एक ऐसा समीकरण होता है जिसमें क्या कहें, समीकरण की अधिकतम घात 1 होती है। अच्छा, बहुपद और समीकरण में थोड़ा सा डिफरेंस है। देखो, बहुपद क्या होता है? जैसे मान लेते हैं एक बहुपद हम ले ले, x² + y² प्लस z। ये आपका क्या है? एक बहुपद है। क्या है? बहुपद है। इस बहुपद के बराबर जब आप 0 कर देते हो, अब सवाल ये उठता है कि बहुपद क्या होता है। पीछे आपको बताया है ना डिटेल, चर जिसमें चर की जो घात होती है, पूर्ण संख्या होती है, वो बहुपद होता है, ठीक है। तो अगर इस समीकरण में इस बहुपद के बराबर हम 0 कर दें, क्या कर दें? 0 कर दें, तो ये बहुपद समीकरण में कन्वर्ट हो गया। अब 2 चर भी हमको पता चल गया, समीकरण भी पता चल गया। समीकरण क्या करना है भैया? किसी भी आपको बहुपद उठाना और उसके बराबर में क्या कर देना है? 0 कर देना है, तो समीकरण में कन्वर्ट हो जाएगा। अब सवाल उठता है, समीकरण तो हम समझ गए, चर भी समझ गए, तो अब ये बताइए रैखिक समीकरण क्या होगा? रैखिक समीकरण एक ऐसा समीकरण होता है जिसमें चर की जो अधिकतम घात होती है वो 1 होती है। तो यहां पर देखो 1 है, कुछ नहीं होता तो 1 मानते हैं ना। तो ये क्या है? रैखिक समीकरण। क्या है? रैखिक समीकरण। अच्छा, एक बात बताइए, x² + y² प्लस अगर 2 = मैं 0 कर दूं तो क्या ये रैखिक समीकरण है? नहीं है। क्यों नहीं है? चर की घात देखो बेटा, चर की अधिकतम घात कितनी है? 2 है, जबकि रैखिक समीकरण होने के लिए चर की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए? 1। रैखिक समीकरण क्या परिभाषा है? ऐसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात 1 होती है, वो रैखिक समीकरण कहलाता है। चलो एक और मैं पूछता हूं आपको, x³ + y नहीं, पूरा लोगे एक साथ? नहीं है। नहीं है। पहली बात तो ये समीकरण ही नहीं है। जब तक बराबर में आप 0 नहीं करोगे तब तक वो समीकरण में नहीं गिना जाएगा। तो अब ये समीकरण बन गया ना। अब बताओ ये रैखिक समीकरण है कि नहीं है? नहीं है। चर की अधिकतम घात देखो 3 है, जबकि रैखिक समीकरण होने के लिए कितनी घात होनी चाहिए? 1। अब हमको एक चीज समझ में आ गया, 2 चर लेने हैं और क्या करना है? 2 चर लेने हैं और ऐसा चर में ऐसा समीकरण लेना है जिसमें 2 चर हो और उसकी अधिकतम घात कितनी हो? 1। और उसके बाद एक टर्म और यूज किए हैं इन्होंने, युग्म यानी कि जोड़ा। क्या? जोड़ा। मतलब 2 ठोम को ऐसा काम करना है कि एक ऐसा आपको समीकरण लेना है जिसमें 2 चर मौजूद हो और चर की अधिकतम घात 1 हो, और ऐसे 2 पेयर लेने हैं। तो जैसे मैं मान लेता हूं a1x
प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो देखो इसमें दो चर हैं, एक x एक y ना, इसमें भी दो चर हैं, ठीक है। और क्या चर की अधिकतम घात कितनी है, एक है, और ये आपका एक समीकरण तो है ही, तो आपने युग्म ले लिया, जोड़ा ले लिया, तो इस तरीके के समीकरण से इसमें आपको डील करनी है। इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें बस आपको x और y का मान निकालना है कि x और y का मान कैसे निकलेगा, ठीक है। अब सुनो, ये हो गया हमारा, तो समझ गए। तो हम इसकी परिभाषा आपको पहले लिखवा देते हैं। यदि दो चर यदि दो चर वाले दो रैखिक समीकरण युग्म, तो रैखिक समीकरण युग्म, दो चर वाले दो रैखिक समीकरण युग्म समीकरण युग्म नहीं होगा, समीकरण रैखिक समीकरण समान चरों, मतलब जो चर पहले वाले समीकरण में होना चाहिए वही चर दूसरे वाले समीकरण में। ऐसा नहीं कर सकते आप कि आप कह दें भैया एक हम ऐसे a1x प्लस चलिए b1y प्लस c1 बराबर 0 कर ले, और एक कर ले a2q और दूसरा कर लेते हैं b2z प्लस d2 इज इक्वल टू 0। तो ऐसा नहीं कर सकते, जो चर इसमें मौजूद होंगे वही चर इसमें भी मौजूद होने चाहिए, नहीं तो आप इस तरीके से आप इसमें डील नहीं करेंगे, ये आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। दोनों समान चरों x व y, इस प्रकार के समीकरणों को दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म, दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म या रैखिक समीकरण युगपत कहते हैं। ठीक है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा रैखिक समीकरण युग्म क्या होता है यार। एक जनरल फॉर्म में इसका लिख देते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ठीक है। जनरल फॉर्म क्या होता है कि अब आप x, y और c को कोई भी वैल्यू दे दीजिए, आपको तमाम रैखिक समीकरण मिलते चले जाएंगे। ठीक है। अब यहाँ पर a2x 2 ठो लेना है ना, हमारे सिलेबस में कितना है 2 है, b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब सुनो एक बात और, जहाँ a1, a2, b1, b2 ये सब क्या है, और c1, c2 भी होगा, c1, c2 सब रियल नंबर में से कोई भी रियल नंबर आप रख दो। ठीक है। पूरा वास्तविक संख्याएं पढ़ा है ना, तो इसमें आप कोई भी रियल नंबर रखते जाओ, आपको ढेर सारे समीकरण युग्म मिलते चले जाएंगे। ठीक है। लेकिन एक कंडीशन है, परंतु a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर डज नॉट इज इक्वल टू 0, ये 0 नहीं होना चाहिए, और a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर डज नॉट इज इक्वल टू 0। अगर ये इन दोनों का जो स्क्वायरों का योग जो होता है वो 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, रैखिक समीकरण युग्म की बात खत्म हो जाएगी। ठीक है। इसको लिख लो, थोड़ा तेज लिखना।
ये ऊपर वाला हो गया है। अब हम लोग सीखेंगे दो चरों में रैखिक समीकरण का आलेखीय निरूपण। दो चरों में रैखिक समीकरण का आलेखीय निरूपण। अब हम लोग पढ़ेंगे कि आलेखीय निरूपण, ये हो गया। तो आलेखीय निरूपण क्या होता है? आलेखीय निरूपण समझते हो? किसी भी दिए हुए समीकरण का ग्राफ जो आप बनाओगे ना, ग्राफ समझते हो कि नहीं? ग्राफ जो बनाओगे, तो जब वो ग्राफ बनाओगे तो वही ग्राफ ही इसका आलेखीय निरूपण कहलाता है। तो हम लोग जो भी करेंगे 2D में करेंगे यहाँ पे। तो अच्छा एक बात बताओ, अगर एक रैखिक समीकरण का मैं ग्राफ बनवाऊं, क्या करूं? एक रैखिक समीकरण, तो ये नेक्स्ट हेडिंग है, दो चरों में रैखिक समीकरण का आलेखीय निरूपण। तो आलेखीय निरूपण जो इसका ग्राफ बनाते हैं ना, ग्राफ पेपर देखा है? ऐसे ऐसे जो होता है, ठीक है, ऐसे करके कुछ समथिंग होता है, ऐसे होती है 2 लाइनें, फिर इधर होता है, फिर बीच में से 10 लाइन होती है। तो वही हम लोग को उसी ग्राफ पर बनाना सीखना है। फिर ऑल्दो यहाँ प्लेन पर बनाएंगे तो थोड़ा मिस्टेक तो होना ही है। अच्छा एक बात बताओ, दो रैखिक समीकरण युग्म है, ठीक है, दो चर में रैखिक समीकरण युग्म है। तो इसमें एक तो रैखिक समीकरण, तो रैखिक समीकरण का ग्राफ क्या होता है? रैखिक को कभी भी जानना, रैखिक समीकरण का जो ग्राफ होता है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होता है। क्या होता है? अब एक बात बताओ, यहाँ पर कितने रैखिक समीकरण बने हैं? चैप्टर के अकॉर्डिंग कितने रैखिक समीकरण हैं? 2 हैं। तो जब हम दोनों का ग्राफ प्लॉट करेंगे, और कैसे करेंगे वो अलग चीज़ है, जब हम दोनों समीकरण का ग्राफ प्लॉट करेंगे तो 2 स्ट्रेट लाइन आएंगी। अब 2 स्ट्रेट लाइन एक साथ अगर हैं तो वो क्या क्या कर सकती हैं, ये बताओ हमको। बीच में से एक दूसरे को काटेंगे। जैसे पहला कंडीशन वो क्या कर सकती हैं कि दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करें। दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करें। अच्छा रेखाएं ही क्यों? क्योंकि जानते हो ना रैखिक समीकरण का जो ग्राफ होता है वो एक स्ट्रेट लाइन होती है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करे। सेकंड है आपका, दोनों रेखाएं समांतर हों। दोनों रेखाएं समांतर हों। क्या हों? समांतर, मतलब प्रतिच्छेद न करें, निकल जाए, ठीक है। नेक्स्ट है, थर्ड है आपका, दोनों रेखाएं समपाती हों। दोनों रेखाएं समपाती हो। दोनों रेखाएं क्या हो? समपाती हो, ठीक है। और तीनों केस को देखते हैं हम लोग, अभी बताते हैं समपाती मतलब क्या होता है। थोड़ा सा देखो, समपाती का मतलब होता है एक दूसरे पर ओवरलैप कर जाना, एक दूसरे के ऊपर ना प्रतिच्छेद। देखो प्रतिच्छेद अलग होता है, एक पॉइंट पर प्रतिच्छेद करे। समांतर मतलब होता है कहीं प्रतिच्छेद ना करे। संपाती का मतलब एक दूसरे के ऊपर लेट जाए ना, वो इस सिर्फ रहेगी 2 लाइन, लेकिन आपको देखने में सिर्फ 1 लाइन प्रतीत होगा। चलिए अभी बताते हैं। देखो पहला केस क्या था, यहां से मैं बना देता हूं। पहला केस था कि दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करें। तो भाई ये कुछ इस तरीके से इसका ग्राफ प्लॉट होगा। ये एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन, ये एक्सिस की निगेटिव डायरेक्शन, ये वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन, ये वाई एक्सिस की निगेटिव डायरेक्शन। अब सुनो, एक केस तो ये बन सकता है दोनों एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करें। देखो एक बिंदु पर कट कर रही है ना, तो प्रतिच्छेद करें। तो इस वाले को मैं लाइन L1 नाम दे रहा हूं, L1 नाम दे रहा हूं। इस वाले को मैं L2 नाम दे रहा हूं, ठीक है। सेकंड केस आते हैं, प्रतिच्छेद ना करे, दोनों रेखाएं समांतर हों। क्या हो? समांतर हो, मतलब कुछ इस तरीके का केस बनेगा।
ऐसे ही निकल जाएगी ना। यहाँ पर भी रेखा के लिए ये इस तरीके से तीर का निशान बना लो। अब देखो ये हो गया y, ये y डैश, ये x और ये x डैश, ये L1 लाइन है आपकी, ये L2 है। नेक्स्ट और लास्ट एक केस बन सकता है दोनों लाइनें एक दूसरे के ऊपर लेट जाएं, ओवरलैप कर जाएं, संपाती हो जाएं। ना इधर से इसका कुछ पार्ट दिखे ना उधर, संपाती हो जाए एक दूसरे के, सर्वांगसम भी कह सकते हो। इसीलिए इसको थोड़ा डार्क दिखा देना, थोड़ा सा डार्क दिखा देना। और यहाँ दो ठो ऐसे तीर के निशान बना देना कि दो लाइनें एक दूसरे से क्या है, ओवरलैप कर रही हैं, लेटी हुई एक दूसरे के ऊपर। तो ये आपकी L1 हो गई, ये L2 हो गई। ठीक है, यहाँ नेमिंग कर दो, y डैश x और x डैश। ठीक है, इन तीन केस के अलावा क्या और कोई केस बनेगा क्या दो लाइनों पे? इसके अलावा और कुछ कर सकती हैं? मेरे हिसाब से तो ये तीन ही काम करेगी, या एक दूसरे को क्या करेगी, एक पॉइंट पर कट करेगी, या एक दूसरे को कहीं नहीं कट करेगी, निकल जाएगी, या एक दूसरे को हर एक पॉइंट पर टच करेगी। देखो एक लेट गई तो हर एक पॉइंट पर वही हो ही गया। इसके अलावा और कुछ कंडीशन संभव है? नहीं है। दो लाइनों को लेकर बस इतने खुराफात कर सकते हो। लिख लो इसको। तो जब भी आप रैखिक समीकरण का ग्राफ बनाएंगे, रैखिक समीकरण या रैखिक समीकरण युग्म कहना ठीक होगा, उसका ग्राफ यही तीन में से किसी एक प्रकार का बनेगा। इधर वाला हो गया। अच्छा चलो पहले रैखिक समीकरण युग्म ना लेके एक ठो लिखते हैं और आपको ये बताते हैं कि कैसे वो होगा। ठीक है, मान लेते हैं एक क्वेश्चन है, रैखिक समीकरण क्या है? रैखिक समीकरण आपका 2x प्लस y इज इक्वल टू 1 का आलेख खींचिए, अब आलेख कैसे खींचोगे बेटा? सबसे पहले इस समीकरण को आप उतार लो। अच्छा सुनो, किसी भी समीकरण का, कोई सिंगल समीकरण की अगर तुम बात करो, चाहे वो एक रैखिक हो, चाहे द्विघात हो, चाहे जौन घात हो, सबसे पहले तुमको जो है उसमें दो कोऑर्डिनेट्स यानी निर्देशांक बिंदु पता होने चाहिए। कम से कम कितने निर्देशांक बिंदु पता होना चाहिए? 2। और अधिक से अधिक तुम जितना ज़्यादा कर सकते हो करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब सवाल ये उठता है कि हम बता रहे हैं कि किसी भी रैखिक समीकरण का ग्राफ खींचने के लिए कम से कम दो बिंदुओं की आवश्यकता है। अब अगर इन दो बिंदुओं की आवश्यकता है तो ये दो बिंदु हमको मिलेंगे कैसे? निर्देशांक बिंदु कैसे मिलेंगे? तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें x की वैल्यू को चेंज करते हैं अपने मन से। तुम्हारा जो मन कहे वो ले सकते हो। ठीक है, चाहे 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, -4 -5 √3 और पूरे रियल नंबर में जो लेना चाहो ले लो। जब तुम x की वैल्यू को रखोगे तो उसके करस्पॉन्डिंग, उसके संगत में तुमको y की वैल्यू मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? y की वैल्यू। ठीक है, तो हम क्या करते हैं सुविधा के लिए, अब रखने को तो हम अनंत नंबर में से कोई भी नंबर रख सकते हैं, लेकिन हम वो नंबर रखेंगे जो हमारे लिए सरल पड़ेगा। क्या पड़ेगा? सरल पड़ेगा। तो वो नंबर हम लोग, तो सबसे पहले ज़्यादातर 0 रखते हैं। क्या रखते हैं? 0। तो जैसे 0 रखे तो अब ये 0 हो जाएगा, ये तो y इक्वल टू 1 हो जाएगा। देखो कैसे, x बराबर 0 में जानबूझ के ज़्यादातर रखता हूँ। अब ये सवाल नहीं होना चाहिए 0 ही क्यों रखे। अब आपका मन नहीं है 0 मत रखिए, 5 रख दिए, 10 रखिए। हम सुविधा देखते हैं ना, किससे हमको प्लॉट करने में आसानी होगी। x बराबर 0 रखने पर, तो जैसे ही हमने 0 रखा तो ये हो जाएगा 2 × 0 प्लस y इज इक्वल टू 1। तो ये 0 हो गया और प्लस y इज इक्वल टू 1। अच्छा, इसमें 0 जुड़ा तो किसी नंबर में अगर 0 जुड़ता है तो वो नंबर वही खुद रह जाता है, योग के तस्मक अवयव नियम से।
तो y की वैल्यू क्या मिल गई? 1। तो देखो इस कोऑर्डिनेट को हम a मान लेते हैं। जब x को हमने 0 दिया तब y हमको क्या मिला? y हमको मिला 1। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब एक निर्देशांक तो हमको पता चल गया, दूसरा निर्देशांक कैसे लाएं, सवाल ये है। तो फिर से x की वैल्यू को चेंज कर देते हैं, लेकिन 0 इस बार मत रखना, कुछ बदल के, नहीं वही रखोगे तो फिर वही मिल जाना है। 2 रख दें। 2 रखने में देखो ये दिक्कत ना है कि बटे में आए, बटे में आल्दो आए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको फिर बोर्ड पे प्लॉट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। चलो रख देते हैं, 2 बोले हो तो। x बराबर 2 रखने पर, क्या रखने पर? 2 रखने पर। तो जैसे ही हमने x बराबर 2 रखा तो ये हो गया 2 इंटू 2, चेक कर लो, 2 इंटू 2। अच्छा, क्या ये संभव है कि अभी हम x की वैल्यू को रख के y की वैल्यू निकाल रहे हैं? क्या ये संभव है y की वैल्यू को रख के x की वैल्यू निकालें? बिल्कुल संभव है। ठीक है, तो आप जो मन हो वो कर सकते हैं, लेकिन मैथ के दायरे के अंदर रह के। 2 दूनी 4 प्लस y इज इक्वल टू 1, तो कितना हो जाएगा? y इज इक्वल टू 1 माइनस 4, यानी y इज इक्वल टू कितना? -3। ठीक है, तो यानी आपको एक b पॉइंट आप मान लो या कोऑर्डिनेट मान लो, वो b कोऑर्डिनेट जब आपने 2 रखा तो y आपको क्या मिला? -3। अब हमने बताया था कि किसी भी समीकरण का ग्राफ खींचने के लिए कम से कम 2 निर्देशांक बिंदुओं की आवश्यकता होती है, ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी कर सकते हो। तो हम तो चाहते हैं कि जब कम से कम में काम हो रहा है तो हम और आगे क्यों फाइंड करें, यहीं पे प्लॉट कर देते हैं। ठीक है, अब देखो इसको लिख लो। ये एक चर है, ध्यान रखना, सॉरी, ये एक चर में 2 चर में रैखिक समीकरण है, लेकिन युग्म नहीं है, ये अकेले है। हमारा जो सिलेबस है वो 2 चर में रैखिक समीकरण युग्म है, जोड़े में बात करेंगे। सुनो, अच्छा हो गया ये। अब आज के लिए इतना ही करते हैं, आज तो स्टार्ट हुआ है, फिर कल से जो है हम लोग